everyone, welcome back to my channel. Today's will be discussed chapter number 7 class 12th issue of debenture. Guys, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 किया था इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हमने क्या किया था कि जब कंपनी को पैसे की नीड होती है तो वो शेयर्स को इशू करती है पब्लिक में। ठीक है, अपनी मतलब कैपिटल के पार्ट्स को डिवाइड करती है छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर वो पब्लिक में इशू करती है, जिससे कंपनी को क्या मिलता है, फंड्स मिल जाता है। लेकिन अगर कंपनी को लोन की नीड होती है तो वो क्या करती है, वो क्या तो वो बैंक के पास जाएगी, लेकिन बैंक के पास जाएगी तो उसको शायद इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा पे करना होता है, तो पब्लिक के पास जाती है लोन लेने के लिए। तो जब पब्लिक से लोन लेती है तो क्या करती है कंपनी, डिबेंचर्स को इशू करती है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि जब कंपनी को लोन की नीड होती है, पैसे की नीड होती है, तो वो क्या करती है, पब्लिक में जो डिबेंचर इशू करती है उसे ही क्या कहते हैं हम, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जस्ट लाइक ए डिबेंचर इज़ ए एक्नोलिजमेंट होता है, एक एक्नोलिजमेंट होता है। एक्नोलिजमेंट मीन्स होता है इट इज़ ए प्रूफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कंपनी पब्लिक में जब डिबेंचर्स को इशू करती है तो क्या पब्लिक क्या देती है, कंपनी को लोन प्रोवाइड करवाती है, और कंपनी लोन के बदले में क्या देती है, जो पेमेंट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है गाइज, अब डिबेंचर्स को 3 टाइप से इशू किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो देखिए 3 टाइप से इसको डिवाइड करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक, जब कंपनी पब्लिक में डिबेंचर्स को इशू करती है गाइस तो उसे 3 टाइप से करेगी, क्या तो एट पार करेगी, एट प्रीमियम करेगी या डिस्काउंट करेगी। गाइस, जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उसे 3 टाइप्स में इशू किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखना कि जब शेयर्स इशू करती है कंपनी तो उसे सिर्फ एट पार पर और एट प्रीमियम पर ही इशू करती है, डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। डिस्काउंट पर सिर्फ डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है। ठीक है, अब एट पार का क्या मतलब होता है कि जितने के शेयर है उन्हें उतने में ही इशू कर दिया, 100 रुपीज़ का शेयर था और 100 रुपीज़ में ही उसे इशू कर दिया। ठीक है, प्रीमियम मीन्स जितने का शेयर है उससे ज़्यादा में इशू कर दिया, जैसे 100 का शेयर था उसे 105 में इशू करा तो वो एट प्रीमियम पे होगा। और डिस्काउंट में क्या, देखिए डिस्काउंट इसके नाम से पता चल रहा है कि कम में होगा, तो 100 का शेयर था और उसे 95 में डिबेंचर था उसे 95 में क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका एट डिस्काउंट। गाइज, इसका सेकंड पार्ट आता है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। गाइज, यही सब सेम चीज़ें आप शेयर्स में भी करते आए हुए हैं और यही सब सेम चीज़ें हमें डिबेंचर में भी करना है। बस जिससे शेयर्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है वो डिबेंचर भी अच्छे से सीख जाएगा, बस शेयर की जगह आपको डिबेंचर्स शो करना है। इसका मतलब होता है कि गाइज, अगर कंपनी ने किसी वेंडर से कोई असेट्स परचेज़ की है तो उसे कैश देने की बजाय क्या कर देते हैं, डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका इशू ऑफ डिबेंचर टू बैंक एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखिए ये क्या होता है कि जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक क्या करता है, कोई सिक्योरिटी रखवाता है, तो बैंक के पास, कंपनी के पास क्या सिक्योरिटी होगी भाई, उसकी प्रॉपर्टी। तो अगर वो प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के वे में रख देता है बैंक के पास तो बैंक क्या सोचता है कि भाई ये इतना काफ़ी नहीं है। तो जब कंपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने डिबेंचर्स भी बैंक को दे देती है, इशू कर देती है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी। याद रखना कि जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है बैंक को तो वही हो जाती है हमारी कोलेट्रल सिक्योरिटी। गाइस, अब आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है इशू ऑफ डिबेंचर टू पब्लिक, उसे हम जर्नल एंट्री से क्लियर करेंगे कि इस वे में कैसे जर्नल एंट्रीज होगी आपकी, एट पार में, एट प्रीमियम में और एट डिस्काउंट के साथ। अब गाइज, हम फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड एंट्री करने वाले हैं एट पार। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल लिया है कि किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं 20,000 के, जो कि 10 रुपीज़ ईच है। मीन्स ये एट पार पर है कि 10 रुपीज़ ईच के हैं और उतने में ही उसे इशू कर दिया। तो आपको कंपनी भी कभी भी एक साथ पैसा नहीं मंगवाती है, राइट, नहीं लेती है, तो लोन नहीं लेगी तो वो ऐसे लेगी इंस्टॉलमेंट में कि एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़, फाइनल कॉल पर 3 रुपीज़, टोटल हो गया 10। तो गाइज, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक में आएगा एप्लीकेशन पर, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। गाइज, इस डिबेंचर्स के आगे हमें एक इंटरेस्ट गिवन होता है, कोई भी 5, 7 किसी भी जो भी कंपनी का चार्ज होता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट इसके आगे हमें हमेशा लिखना होगा। मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल समझाया है तो आप इसे देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अब कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, 20,000, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे एप्लीकेशन की वैल्यू से। ठीक है, अब सेम एंट्री हो जाएगी, इसे डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। भाई वहाँ पे शेयर्स में हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करना होगा, तो किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। वही आपका सेम अमाउंट आ जाएगा 40,000। उसके बाद हमें अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करनी होती है गाइज।
तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितना है आपका 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 डेबिट में और 60,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब आपको रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट सेम अमाउंट आ जाएगा 60,000। ठीक है गाइज, ऐसे ही आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉल की ड्यू करनी है, देन बैंक में रिसीव कर लेना है। राइट गाइज, देखना मैं फिर से बता रही हूँ कि डिबेंचर्स के आगे एक रेट शो होता है, वो रेट आपको लिखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। वैसे उसका कोई रोल नहीं होता है क्वेश्चन में, बट वो हमें सिर्फ एंट्रीज़ के साथ लिखना होता है। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वही जितने डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं वो, और आपको फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। देन बैंक वाली एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल के साथ चला जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल कॉल का ड्यू करना है, डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, सेम 20,000 इंटू 3 फाइनल कॉल की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद बैंक की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा गाइज। ये थी एट पार की कंडीशंस। सेकंड करेंगे हम जब हमारे पास प्रीमियम की कंडीशंस हो कि भाई इशू तो मतलब रेट तो कुछ और था और इशू कर दिया ज़्यादा में, ठीक है। वही सेम एग्जांपल लेंगे हम एप्लीकेशन पर, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं जो कि 10 रुपीज़ ईच था, लेकिन वो 2 रुपये प्रीमियम पर भी ले रहा है। तो देखिए ज़्यादातर होगा कि प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के साथ ही शो होगा, लेकिन अदरवाइज़ अगर किसी क्वेश्चंस में आपको किसी और के साथ दे रखा है तो आप उसके साथ कर देंगे, ठीक है। और ये जो प्रीमियम की जो एंट्री होती है वो आप जब ड्यू वाला करेंगे ना, ड्यू वाली एंट्रीज़ करते हैं तो उसी के साथ ही शो होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ हो रहा है, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़, इसके अंदर 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, राइट। फर्स्ट पे 2 रुपये और सेकंड कॉल पर भी 3 रुपये, तो टोटल कितना ले रहा है कंपनी, 12 रुपीज़ ले रही है, ठीक है। तो आपको गाइस कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर चलेगा जैसा आपका बैंक में चल रहा था, सिर्फ आपके अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है ना प्रीमियम। तो जो आप सेकेंड एंट्री करोगे ना अलॉटमेंट की, देखिए वही सेम प्रोसीजर चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा डिबेंचर्स में। फिर आप अलॉटमेंट की जब ड्यू की एंट्री करते हो ना, तब होगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रोल है वो वहाँ होगा, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का इस ड्यू वाली एंट्री के साथ शो करना होगा। तो बस गाइस आपकी यही एक एंट्री चेंज होगी जिसमें ये हो जाएगा डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बस आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यहाँ पे अमाउंट दिखाना है, कितने शेयर्स आप कितने डिबेंचर्स इशू हो रहे थे, 20,000। तो 20,000 को प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप प्रीमियम में क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पर डिबेंचर्स में आप अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट में शो कर देंगे। दोनों का टोटल आपके डिबेंचर अलॉटमेंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप शेयर्स कैपिटल में भी ऐसा करते हुए आए हैं। उसके बाद जब आप अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करोगे तो आपका कंप्लीट वैल्यू से वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस थर्ड स्टेप है आपका इशूड ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। अगर आपके डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं तो क्या एंट्री होगी। तो गाइस वही सेम एग्जांपल है कि 20,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपीज़ ईच है, और 10% का कंपनी डिस्काउंट चार्ज कर रही है। तो गाइस ऐसे परसेंटेज में वैल्यू आती है तो आपको फेस वैल्यू की ही चार्ज करनी होती है। तो आप 10 का 10% चार्ज करोगे तो 1 रुपीज़ आएगा आपका, तो इट मीन्स 1 रुपीज़ का क्या है आपका डिस्काउंट है। तो कितनी वैल्यू होगी आपकी, 9 रुपीज़ में होगा। तो 2 रुपये आपके एप्लीकेशन पर मांगे जा रहे हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, और 3 रुपये फाइनल एंड सेकंड कॉल पर। तो टोटल हो गया 9, ठीक है गाइज। तो जिसके साथ आपका डिस्काउंट दिया जाएगा आपको उसी के साथ ही एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, इसकी वैल्यू थी 3, और यहाँ पे आपको 1 रुपये का डिस्काउंट चार्ज कर दिया। तो गाइज़ आपकी जैसे सारी एंट्री हुई है पहले की वही सब होंगी। चेंज कहाँ पे आ जाएगा, जब आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। तो डिबेंचर, ठीक है गाइज। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपये का आपका डिस्काउंट है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपके डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू किए हैं, 20,000। 20,000 को अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपका 40,000 आ जाएगा। डिबेंचर्स में आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, 1 रुपीज़ का, यहाँ पर आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और टोटल आपका आ जाएगा 2 डिबेंचर्स अकाउंट में। गाइस ये याद रखना कि डिस्काउंट हमारा लॉस होता है तो इसे डेबिट किया जाता है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो हमारी एक तरीके से इनकम होती है तो इसे क्रेडिट किया जाता है। आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आए होंगे, एट पार, एट प्रीमियम
और डिस्काउंट का। अब करते हैं हम सेकंड टाइप, जो कि ये था इशू ऑफ डिवेंचर वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कि कंपनी ने किसी वेंडर से कोई एसेट्स परचेज की है तो उसे कैश देने की बजाय क्या इशू कर रहे हैं, उसके डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या एंट्रीज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ने एसेट्स परचेज़ की है किसी वेंडर से, ठीक है। एसेट्स परचेज की है, मान लीजिए वो 8 करोड़ की एसेट्स थी, ठीक है। तो कंपनी कैश देने की बजाय क्या कर देती है, उस वेंडर्स को डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो गाइज इस कंडीशन में भी आपकी तीनों एंट्रीज होगी, एट पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू कर सकती है कंपनी उन्हें डिबेंचर्स। तो मान लीजिए फर्स्ट एंट्री तो आपकी ये हो जाएगी, अगर किसी भी वेंडर से आप एसेट्स परचेज की है कंपनी ने, तो फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पे उस वेंडर्स का नाम आ जाएगा जिससे वो एसेट्स परचेज किए, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो। अदरवाइज आप वेंडर्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर वो कैश में मिली है तो टू कैश, अगर हमें कैश मिला होता उस एसेट्स के बदले में तो क्या एंट्री करते हम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बिल्स लिखा जाता तो क्या एंट्री हो जाती हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है। अगर चेक आया होता तो क्या एंट्री हो जाती, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अगर शेयर इशू किए होते तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। लेकिन हम इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं, तो जो कंपनी है वो क्या इशू करेगी उनके बदले में, कैश के बदले में डिबेंचर्स। तो गाइज़ हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। गाइज़ ये मैंने आपको लिख के बताया कि अगर ये वाले केसेस हो तो आपको इन्हें क्रेडिट करना है, बट अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो हम क्या एंट्री कर देते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद अगर प्रीमियम में, ये थी आपकी एट पार की, अगर एट पार कंडीशन है तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे टू वेंडर्स, उस वेंडर का नाम लिख देंगे और फिर ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी चीज़ उसे इशू की गई है, ठीक है। अगर केस प्रीमियम का हो तो क्या हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। तो सेकंड एंट्री यही होगी ना, फर्स्ट तो आपकी यही हो जाएगी भाई, एसेट्स परचेज़ की है तो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। जब हम सेकंड एंट्री करेंगे और वो प्रीमियम पर है तो क्या हो जाएगी आपकी एंट्री, यही की है ना। देखो गाइज हमारे यहाँ पे 8 पार का केस था तो क्या एंट्री कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। अब आपको क्या कर रही है, कंपनी प्रीमियम भी का इशू कर रखा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है गाइज। अगर आपको डिस्काउंट केस देती है तो क्या हो जाएगा आपका, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट केस तो आपका यही होगा, यही एंट्रीज होगी। अगर एट पार है तो आपके सिंपल हो जाएगा, वेंडर टू डिवेंचर्स। अगर प्रीमियम है तो वेंडर्स टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड डिस्काउंट है तो आपको डिस्काउंट को क्या दिखाना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये लॉस होता है, राइट। अब करते हैं हम थर्ड कंडीशंस, ठीक है। इसी की सेकंड कंडीशंस होगी गाइस, यहाँ पे क्या था कि अगर आपका बिजनेस परचेज ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स परचेज की जा रही है, अब आती है कि फॉर परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस, अगर कोई चलता हुआ बिजनेस ही परचेज कर लिया जाए, मतलब वो रनिंग में है बिजनेस और वो ख़रीद लिया जाए तो क्या एंट्री होगी, तो आपकी एंट्री हो जाएगी भाई, अगर चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आपकी एसेट्स भी होगी, लाइबिलिटीज़ भी होंगी, राइट। मतलब चालू है और कोई अपना बिजनेस सेल कर रहा है तो किसी अदर पर्सन ने उस पर को परचेज़ कर लिया, तो उसमें बिजनेस में एसेट्स भी होती है, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, राइट। तो क्या एंट्री हो जाएगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, राइट। एसेट्स का हमारा नेचर डेबिट का होता है तो उसे डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या निकालना पड़ेगा हमें, टू वेंडर। तो इस वेंडर्स में क्या आएगा, जो भी आपकी परचेज कंसिडरेशंस होंगी ना, जो भी परचेज कंसिडरेशन निकलेगा भाई, जितने भी आपकी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी आपको ऐड करके, लाइबिलिटी वगैरह लेस करके, ये सारा कुछ आपको यहाँ परचेज कंसिडरेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टू वेंडर्स में। अगर गाइज आपका डेबिट साइड का टोटल कम आता है तो आप किसे क्रेडिट डेबिट करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर में किसका आंसर आएगा, गुडविल का आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका क्रेडिट साइड कम आता है, ऐसे करते हो ना बैलेंसिंग फिगर का, डेबिट साइड ऐड करते हो, क्रेडिट साइड ऐड करते हो। अगर डेबिट साइड का कम आएगा तो आपको बैलेंसिंग फिगर में गुडविल का डालना है, और अगर आपका क्रेडिट साइड का कम होगा तो क्या डाल दोगे आप, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये तो आपको सिंपल कर देनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो जो एसेट्स होगी उन्हें डेबिट कर दो, टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, जो जो लाइबिलिटी होगी उन्हें
क्रेडिट कर दो। उसके बाद टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट में आपका जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा, जितने में भी वो एसेट्स खरीदी होगी, वो सारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एसेट्स का टोटल करेंगे, लाइबिलिटीज़ का इस साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का। अगर आपकी डेबिट साइड कम आती है तो आपका आंसर गुडविल में आएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड कम आती है तो वो बैलेंसिंग फिगर से आपका किसका आंसर निकलेगा? कैपिटल रिजर्व का। ठीक है गाइस, उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आप एसेट्स के किसी से परचेज़ किया है, बिजनेस, आप उसे बिजनेस सेल किया था, आपने परचेज़ कर लिया, तो उसे आपको कैश देना पड़ेगा। लेकिन कैश देने की बजाय आप क्या इशू कर रहे हो उसके लिए? डिबेंचर्स, उस वेंडर्स को। तो वेंडर्स का नाम आ जाएगा और टू डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कि गाइस ये थी आपकी, अगर कोई बिजनेस रनिंग में परचेज़ कर लेता है तो उसकी एंट्रीज होंगी। थर्ड टाइप है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बैंक एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है बैंक को कोलेट्रल सिक्योरिटी के एज में। कैसे? जब कंपनी क्या करती है कि बैंक से लोन वगैरह लेती है, तो बैंक क्या करता है? सिक्योरिटीज़ मांगता है, सिक्योरिटीज़ रखता है। तो कंपनीज़ की तो सबसे बड़ी सिक्योरिटीज़ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो अगर वो प्रॉपर्टीज़ रख देती है तो बैंक के लिए वो इनफ नहीं होता है। तो कंपनीज़ क्या करती है? अपनी डिबेंचर्स को भी इशू कर देती है बैंक्स के लिए। तो उसी को गाइज हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर नॉर्मल वे में ले, अगर कोई नॉर्मल पीपल बैंक से लोन लेने जाता है तो वो भी सिक्योरिटीज़ पे करता है ना, वो भी तो रखता है ना बदले में। मान लो कहीं वो ले के भग गया तो फिर तो बैंक एज ए सिक्योरिटीज़ रखवाती है। ठीक है, तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है बैंक को तो उसे हम कहेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो गाइस के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ ए ऑन टेकिंग ए लोन, अगर लोन ले रहे हैं। सेकंड मेथड इज़ ऑन इशू द डिबेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज़, अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी तो क्या एंट्रीज होंगी आपकी? अगर गाइस लोन ले रहे हैं तो उसकी तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, राइट। और अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो आपकी एंट्रीज होगी डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये बैंक के लिए खुलेगा। आपकी पहली एंट्री हो जाएगी लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और सेकंड एंट्री हो जाएगी अगर आप जो डिबेंचर्स है वो इशू कर रहे हो बैंक एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज़, तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है गाइज, अब आपको क्या करना होता है? आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी होती है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो बैलेंस शीट अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। अगर बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है तो उसकी मतलब उसकी जो मेन हेड होता है वो बैलेंस शीट ही होता है। ठीक है, आप 6 चैप्टर में भी इशू ऑफ शेयर्स में भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाकर आए हो। तो आपने क्या किया था? देखिए, पर्टिकुलर बना लेते हैं, नोट नंबर बना लेते हैं, करंट ईयर और एंड प्रीवियस ईयर। तो आप मेन हेड क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो उसमें आप क्या दिखाते थे? तो गाइज उसमें आप क्या दिखा देते थे? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आप क्या दिखा देते? शेयर कैपिटल को दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या दिखाओगे? लाइबिलिटीज़ है आपके, जो डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, राइट। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और उसकी हेडिंग हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, नोट नंबर 1 डालोगे। इससे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसमें उसका कैसे फॉर्मेट बनेगा आपका? पर्टिकुलर इन अमाउंट। तो फर्स्ट हेड क्या डलेगी आपकी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके क्या होंगे? डिबेंचर्स होंगे, जितने भी कंपनी ने इशू किए होंगे डिबेंचर्स, वो आपको यहाँ लेकर आने हैं, लिख देने हैं। उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जो कि एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ आप बैंक को देते हो, तो उसे आपको क्या कर देना है? लेस कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको बैंक लोन दिखाना है। ठीक है, कंपनी ने जो भी बैंक लोन लिया है, बैंक ने जो भी दिया होगा उसे आप इसको दिखा दोगे। ठीक है, डिबेंचर्स में से आपको सस्पेंस अकाउंट लेस करना है, वो अमाउंट में आ जाएगा। बैंक लोन आपका अमाउंट में आ जाएगा, जितना भी बैंक लोन होगा। ये बैंक लोन क्या होगा? ऑन ए कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ ए डिबेंचर्स, राइट। अब ये जो अमाउंट आएगा ना, इसी को आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ट्रांसफ़र कर देना है। आई होप आपको ये जो थोड़ा सा बेसिक्स था वो क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाली वीडियो में गाइस हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आपका बेसिक्स क्लियर हुआ हो तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।